नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और इन दिनों अपनी पढ़ाई जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी ऑन टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया अच्छे से, एनसीईआरटी की एक लाइन कवर की, बहुत अच्छा समझ में आया। अब लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम जो है बैरियर मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं, रोध विधियों से। हमने लेक्चर 1 के अंदर जो है प्राकृतिक विधियां कंप्लीट कर ली थी। अ, गर्भ निरोधक की जो प्राकृतिक विधियां हैं, 3 विधि जिसके अंदर बताई गई थी आपको, वो तीनों विधि हमने अच्छे से क्लियर करी। आवधिक संयम, बायस्क्लन या अंतरित मैथुन, कोइटस इंटरप्शन और स्तनपान अनार्थव, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये हमने अच्छे से किया था, एकदम क्लियर। उसके बाद जो है दूसरी जो विधियां हैं आज उनको ओपन करेंगे और उन विधि का नाम है बैरियर मेथड या रोध विधियां। बैरियर मेथड या रोध विधियां। बैरियर का मतलब क्या होता है कि ऐसे साधनों का अपन उपयोग करेंगे जो हम कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से नहीं होंगे, कृत्रिम साधन होंगे। उन साधनों की मदद से जो है अंडाणु और शुक्राणु को जो है आपस में मिलने से जो है वो अपन रोकेंगे। ठीक है, बैरियर का मतलब ही ये होता है कि रोकना, रोध आना, उसके बीच में अवरोध आना, बैरियर है ना। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पढ़ना। रोध या बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधक साधन के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा अंडाणु है और ये शुक्राणु अगर मेरा इधर से आ रहा है, ये शुक्राणु मेरा गति करता हुआ इधर से आ रहा है और ये अगर अंडाणु है, तो इन दोनों के बीच में ऐसी एक दीवार खड़ी कर देंगे, एक ऐसा साधन लगा देंगे कि ये भौतिक रूप से जो है आपस में अभी मिल नहीं पाएंगे। ये आपस में क्या कर नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। अगर ये नहीं मिल पाएंगे तो निषेचन संपन्न नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो गर्भ धारण नहीं होगा। क्लियर है क्या? पॉइंट क्लियर है? अब वो साधन कौन कौन से हैं वही तो यहाँ पे पढ़ना है अपने को। चलिए, रोध या बैरियर विधियों के अंतर्गत अपन रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोकेंगे। इस प्रकार के उपाय पुरुष व स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब ये जो रोध विधियां हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों के लिए ये रोध विधियां जो है वो उपलब्ध है। कौन कौन सी हैं उसके अंदर अपन अब बात करते हैं। ठीक है, कंडोम या निरोध पहली जो विधि है वो हमारे सामने आ गई है। कंडोम या निरोध, कंडोम को ही तो अपन निरोध कह सकते हैं। आदि रोधक उपाय हैं जिन्हें पतली रबड़ या लेटेक्स से बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि या गर्भस्थ ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और संकलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सके और ये गर्भाधान को बचा सकता है। क्या कॉन्सेप्ट है देखो। सबसे पहली बात, कंडोम या निरोध। कंडोम या निरोध पुरुष के लिए भी होंगे, स्त्री के लिए भी होंगे। ये चीज तो इसने यहाँ भी लिख दी, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ये चीजें होती है उपलब्ध। अब देखो, पुरुष का जो लिंग है, पेनिस है, ठीक है, उस पेनिस की साइज का कंडोम आता है अलग, और स्त्री के लिए जो कंडोम आता है वो अलग आता है। अब पुरुष के लिए जो कंडोम आता है उसको पुरुष के पेनिस के ऊपर लगा दिया जाता है, और ये जो कंडोम है वो पतली रबड़ और लेटेक्स से बनाया जाता है। यस, अगर पेनिस के ऊपर कंडोम की कवरिंग है तो जो आपके वीर्य हैं, जो स्खलित शुक्राणु हैं, वो स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस पाएंगे। अगर वो जनन मार्ग में नहीं जा पाएंगे तो गर्भाधान से जो है वो आसानी से बचा जा सकता है। और यहाँ फिर अगर आप स्त्री के लिए कंडोम यूज करोगे तो योनि को ढक दिया जाएगा, या गर्भाशय ग्रीवा को जो है वो संभोग से पहले ढक दिया जाएगा, तो शुक्राणु जो है वो स्त्री के जनन मार्ग में नहीं जा पाएंगे, तो गर्भाधान से बचा जा सकता है। दोनों के लिए कंडोम उपलब्ध है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। यस, अब देखो, पुरुषों के लिए जो कंडोम का मशहूर ब्रांड है, जो ब्रांड है, ब्रांड मतलब समझते हैं सब लोग, निरोध। उस ब्रांड का नाम क्या है? निरोध। किसके लिए? पुरुषों के लिए जो कंडोम का मशहूर ब्रांड है वो है निरोध। काफी लोकप्रिय है, एकदम लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों और एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंडोम का यूज क्यों करना चाहिए। पहला काम है इसका, गर्भधारण नहीं करवाता ये, गर्भधारण से बचा जा सकता है। दूसरा कारण ये तो है ही, साथ ही साथ इसका कारण है कि इसके यूज से जो यौन संचारित रोग हैं, जो एक दूसरे से जो हैं स्थानांतरित हो जाते हैं, यौन संचारित रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से, है ना। तो ऐसे रोगों से जो है, एड्स जैसा एक भयंकर इसका उदाहरण है, उस रोगों से जो है वो बचा जा सकता है कंडोम के उपयोग से। ये इसके अतिरिक्त लाभ हैं, इसलिए इसके उपयोग में हाल ही के वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए ही कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं। याद रहे, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के ही कंडोम जो है एक बार ही उपयोग किए जाएंगे। एक बार उपयोग करने के बाद जो है वो फेंकने वाले होते हैं, मतलब रीयूजेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन है, रीयूजेबल नहीं होते हैं। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनके कंडोम रीयूजेबल
नहीं होते, इन्हें स्वयं ही लगाया जाता है, खुद से लगा सकते हैं। और अगर हम खुद से लगाते हैं तो इस प्रकार जो है उपयोगकर्ता, जो इसका उपयोग करता है, यूज़ करता है, उसकी गोपनीयता बनी रहती है, कोई टेंशन नहीं, उसकी प्राइवेसी रहती है एक तरह से। ठीक है। उसके बाद ये तो कंडोम था। उसके बाद कुछ ऐसे और उपाय हैं, जैसे डायाफ्राम है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी है, वॉल्ट है। ये भी रबड़ के बने हुए उपाय होते हैं, रोधक साधन है, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि डायाफ्राम जो है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी जो है, और वॉल्ट जो है, वो केवल और केवल पहली बात तो स्त्री के लिए यूज होंगे, स्त्री के लिए उपयोग में आएंगे। जनन मार्ग में सहवास यानी मैथुन से पहले गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए, किसको ढकने के लिए? गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाएंगे। कौन कौन से? डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वॉल्ट। याद रहे, स्त्री के लिए। दूसरी चीज ये है कि ये रीयूजेबल है, मतलब ये डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वॉल्ट ये रीयूजेबल है, रीयूजेबल है। इनको वापस इस्तेमाल किया जा सकता है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद भी अपन वापस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जो स्त्री के गर्भाशय ग्रीवा को ढकने, ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर, गर्भाशय ग्रीवा ढक दी जाएगी तो शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देंगे कि नहीं रोक देंगे? अब शुक्राणु जो है वो नहीं घुस पाएंगे। गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं, गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं, गर्भधारण से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये रीयूजेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे बहुत सारे। यस। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ, अब इन रोधक साधनों के साथ साथ अगर थोड़ा आप और इफेक्टिव चीजें करना चाहते हो कि थोड़ा 100% जो है चांसेस कम हो जाए गर्भ धारण के, तो फिर इसके साथ साथ आप शुक्राणुनाशक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फोम या झाग का इस्तेमाल प्राय किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? तो ये था बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि कौन सा मेथड है, कंडोम। कंडोम और निरोध स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज किए जाएंगे। संभोग से पहले पुरुष के, अगर आप पुरुष के लिए यूज कर रहे हो तो पेनिस को ढक दिया जाएगा, ताकि स्त्री के जनन मार्ग में शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और स्त्री का अगर कंडोम यूज कर रहे हैं तो स्त्री की जो गर्भाशय ग्रीवा है या फिर योनि है, उसको ढक दिया जाएगा संभोग से पहले, ताकि स्त्री के जनन मार्ग के अंदर शुक्राणु नहीं घुस पाए। याद है, कंडोम दोनों के लिए है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। रबड़ और लेटेक्स से बनाया जाता है, आपको पतली रबड़ से, लेटेक्स से बनाया जाएगा। और दूसरा जो है, कंडोम का एक मशहूर ब्रांड है निरोध। ये चीज़ याद रखनी है आपको। कंडोम के उपयोग में वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि पहला तो ये गर्भधारण से बचाता है, लेकिन दूसरा साथ ही साथ वो यौन संचारित जो रोग हैं, एड्स वगैरह, इनसे भी ये बचाता है। तो इसके अतिरिक्त लाभ है, इसलिए इसका उपयोग में हाल ही के वर्षों में जो है वो वृद्धि हुई है। यस। स्वयं लगाया जा सकता है, दोनों के एक बार यूज होगा, फिर फेंकने वाले होते हैं, रीयूजेबल नहीं होते कंडोम। यस। उसके बाद डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वॉल्ट, ये 3 अन्य उपाय हैं जो स्त्री की गर्भाशय ग्रीवा को ढकेंगे, केवल स्त्री के लिए है, रीयूजेबल है, दोबारा यूज किए जाएंगे। ठीक है। और इफेक्टिव बनानी है तो आप शुक्राणुनाशक क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, फोम और जेली और झाग ये सब इस्तेमाल किए जाएंगे। यस। गर्भ निरोधक क्षमता ताकि और ज्यादा बढ़ जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? यस। तो ये थी दूसरी विधि जो आपने क्लियर करी। ओके। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट विधि की ओर बढ़ते हैं। और अगली जो विधि है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट के अंदर हर साल, लगभग हर साल जो है इस विधि से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज के सेक्शन में जाओगे, आप पीवाईक्यूज को देखोगे, तो इस इतने पैराग्राफ से खूब सारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं नीट के अंदर, खूब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अनगिनत। ठीक है। तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं, और चलिए अब जो विधि आ रही है नेक्स्ट, वो विधि भारत में दूसरी प्रभावी है और लोकप्रिय विधि। पहली कौन सी थी? कंडोम थी, यानी कि बैरियर मेथड जो है वो पहली प्रभावी थी, लोकप्रिय थी। दूसरी जो है वो प्रभावी और लोकप्रिय विधि है, वो है अंतः गर्भाशय युक्तियाँ। वो कौन सी है? अंतः गर्भाशय युक्तियाँ, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस या आईयूडी। याद रखेंगे, अगर आपसे आईयूडी की फुल फॉर्म पूछे, आईयूडी, आई से हो गया आपका इंट्रा, यू से यूटेराइन या यूट्राइन, और डी से डिवाइस, डी से डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा का मतलब अंतः, यूट्राइन मतलब गर्भाशय, और डिवाइस मतलब युक्तियां। इसलिए हिंदी में हमने बोला अंतः गर्भाशय युक्तियां। इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसी युक्ति है, नाम से तो इतना पता चल रहा है कि ऐसी युक्ति है जो गर्भाशय के अंदर यूज होगी, गर्भाशय के अंदर कहीं ना कहीं इसका गर्भाशय से कनेक्शन है। यस।
ये चीज़ क्लियर है। आईयूडी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। दूसरी लोकप्रिय विधि है, याद रखनी ये चीज़ को, दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि। अब ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। गर्भाशय से कनेक्शन था, इसका मतलब ये जो विधियां हैं वो कहाँ लगाई जाएगी? गर्भाशय के अंदर। खुद नहीं लगा सकते, कंडोम वगैरह ये चीजें खुद इस्तेमाल कर सकते थे। यहां पर ये जो युक्तियां हैं डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ेगी, डॉक्टर द्वारा लगवाई जाएगी, अनुभवी नर्सों द्वारा लगाई जाएगी। खुद इस चीज को नहीं कर सकते। योनि मार्ग से होते हुए गर्भाशय के अंदर ये युक्ति लगाई जाएगी। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतर्गर्भाशय युक्तियां यानी कि आईयूडी उपलब्ध है, जैसे कि औषधि रहित आईयूडी। अब देखो यहाँ पे जो है अपन यहाँ पे अपन जो है इसको बढ़िया एकदम आरेख बनाकर समझते हैं इसको। सबसे पहले ये आईयूडी है, ये हमारी क्या है? आईयूडी। आईयूडी को हमने कितने भागों में बांटा? दो तीन भागों में हमने बांटा। एक हमने बोला औषधि रहित, औषधि रहित, ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है। दूसरा हमने बोला, दूसरा हमने बोला कि हम लेंगे तांबा मोचक आयोडी, तांबा मोचक आयोडी, ठीक। तीसरी हमने बोला हार्मोन मोचक, तीसरी जो बोला हमने बोला हार्मोन, हार्मोन मोचक। अब देखो नाम से समझना है, नाम से समझना है। हार्मोन मोचक का मतलब क्या हुआ? कि ऐसी युक्ति होगी जो हार्मोन रिलीज करेगी। मोचक का मतलब होता है रिलीज करना, मोचक, मोचक का मतलब क्या होता है? रिलीज करना। यानी कि यहाँ पे ऐसी युक्ति होगी जो कोई ना कोई ऐसे हार्मोन रिलीज करेगी जिससे जो है वो गर्भ धारण के अवसर 0 हो जाएंगे। तांबा मोचक का मतलब कॉपर आयन जो है वो मोचक होगा, तांबा मोचक होगा। तांबा मतलब कॉपर, कॉपर का आयन रिलीज होगा, वो कुछ कार्य करेगा। और तीसरा है औषधि रहित, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके भी एग्जाम्पल है। अगर मैं औषधि रहित की बात करूं तो इसके उदाहरण आता है, एक उदाहरण है एनसीईआरटी के अंदर, और उस उदाहरण को आपको अच्छे से याद रखना है। लिपेस लूप, लिपेज लूप, याद रहेगा। लिपेस लूप किसके अंदर है? लिपेस लूप औषधि रहित आयोडी के अंदर। तांबा मोचक आयोडी के उदाहरण जो है वो 3 दे रखे हैं। एक कॉपर टी है, एक कॉपर 7 है, और एक है मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, याद रहेगा। हार्मोन मोचक के 2 दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है प्रोजेस्टायट, प्रोजेस्टायट, और दूसरा दिया गया है LNG-20, LNG-20। क्या चीज याद रखनी है? आईयूडी को 3 भागों में बांटा, औषधि रहित, तांबा मोचक और हार्मोन मोचक। औषधि रहित का एक उदाहरण है लिपेस लूप। तांबा मोचक के 3 दिए हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलो 375। हार्मोन मोचक के 2 है, प्रोजेस्टायट और LNG-20। एक बार के लिए ये चीज आपको याद करनी है। उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कैसे ये चीजें यूज होगी और कैसे किस प्रकार से जो है वो कार्य करेगी। यस, आइए एनसीईआरटी के ऊपर। ये युक्तियां जो है वो डॉक्टर द्वारा लगाई जाएगी, योनि मार्ग से गर्भाशय के अंदर लगाई जाएगी, इसलिए इनका नाम अंतर्गर्भाशय युक्तियां दिए गए हैं। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतर्गर्भाशय युक्तियां उपलब्ध हैं, जैसे कि औषधि रहित आईयूडी, लिखा हुआ है क्या? औषधि रहित आईयूडी। और उसका उदाहरण जो दिया गया है वो दिया गया है लिपेज लूप, बताया मैंने लिपेज लूप, औषधि रहित का एग्जाम्पल। तांबा मोचक आईयूडी, दूसरा कौन सी? तांबा मोचक। तांबा का मतलब कॉपर, मोचक मतलब रिलीज, यानी कि तांबा रिलीज करेगी। तो उसके उदाहरण कौन से? तांबा रिलीज करेगी तो कॉपर टी इसका एग्जाम्पल हो गया, कॉपर 7 हो गया इसका एग्जाम्पल, और मल्टीलोड 375 भी इसका एग्जाम्पल हो गया। यस, क्योंकि तांबा मोचक है सारे सारे, ये याद रखना है। थर्ड, हार्मोन मोचक आयोडी। तो हार्मोन मोचक का उदाहरण एक तो LNG-20 है, एक है प्रोजेस्टायट, एक है प्रोजेस्टासर्ट, है ना। LNG-20 किसका? हार्मोन मोचक का। दिक्कत नहीं आएगी तांबा मोचक वाले में, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम्पल के अंदर, क्योंकि कॉपर आ गया, टी, कॉपर टी, इसका मतलब तांबे वाले में आएगा। कॉपर 7 है मतलब तांबे वाले में, और मल्टीलो 375 आप याद कर लेना। हार्मोन मोचक का LNG-20 और प्रोजेस्टाट है, और लिपिज लूप एक ही है औषधि रहित के अंदर, आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षण क्रिया या फैगोसाइटोसिस जो है वो बढ़ा देती है। इसका मतलब जो आपका कॉपर आयन है वो एक काम तो करता है, जैसे ही कॉपर आयन गर्भाशय के अंदर रिलीज होगा, गर्भाशय के अंदर रिलीज होगा, तो और उसके बाद अगर शुक्राणु गर्भाशय के अंदर आते हैं तो उस समय जो कॉपर आयन है वो शुक्राणुओं की
भक्षाणु क्रिया शुरू कर देता है, शुक्राणुओं को मारना शुरू कर देता है, उनकी क्षमता घटा देगा निषेचन की, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन की क्षमता को कम करती है। अब हुआ यूं, जैसे ही गर्भाशय के अंदर शुक्राणु गए और आईयूडी लगी हुई थी आपके गर्भाशय के अंदर, तो आईयूडी ने कॉपर आयन मोचित किया, कॉपर आयन रिलीज किया। उस कॉपर आयन ने क्या किया, शुक्राणु जो आए बाहर से उसकी भक्षाणु क्रिया शुरू कर दी, फैगोसाइटोसिस शुरू कर दी, भक्षाणु मारने की कोशिश करने लगे शुक्राणुओं को। तो शुक्राणु जब अपनी गति में आ रहे थे तेजी से, जैसे ही उनको उनके ऊपर हमला हुआ कॉपर आयन का, तो हमले में क्या हुआ, शुक्राणु की एक तो गतिशीलता कम हो गई, धीमे पड़ गए वो लोग, और दूसरा उनकी निषेचन की जो क्षमता थी, जिसके अंदर जो कैपेसिटी थी उसके अंदर, वो कैपेसिटी वो खो बैठे, कम हो गई वो कैपेसिटी। ये चीज हो गई, तो अब वो गर्भधारण के अवसर तो कम हुए। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं और गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। चलो कॉपर वाले में तो ये चीज हो गई कि कॉपर आयन आएगा। हमने एक पढ़ा है हार्मोन मोचक आयोडी, उसके अंदर सर क्या होगा, तो हार्मोन मोचक वाले में क्या हुआ, जो हार्मोन आयोडी जो गर्भाशय के अंदर जो आयोडी हमने हार्मोन मोचक लगाई, मान ले हमने प्रोजेस्टेरोन लगाई हुई है, तो उससे जो हार्मोन निकलेंगे, उस हार्मोन द्वारा क्या किया जाएगा, आपका जो गर्भाशय है उसमें भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देंगे। जो गर्भाशय है उसके अंदर भ्रूण रोपण होता है, जब जाइगोट बनता है, अगर आप हम डीप में बात करें तो जैसे ये आपका है ना, ये आपका कुछ ऐसा गर्भाशय है, थोड़ा सा बनने में सही नहीं बना है लेकिन समझते हैं अपन। ये आपकी फैलोपियन ट्यूब थी, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला क्षेत्र है ये, इसके अंदर अंडाणु पड़ा था, यहाँ से शुक्राणु आके निषेचन हुआ, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, ये बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट गति करते हुए गर्भाशय के अंदर आएगा और गर्भाशय के अंदर क्या होगा, इसका रोपण होगा। क्या होगा, रोपण। तो वो ये जो रोपण की क्रिया है ये जो रोपण की क्रिया है, इस रोपण की क्रिया को ये जो हार्मोन है वो इस रोपण की क्रिया को कम कर देंगे, गर्भाशय को ऐसा बना देंगे कि ये रोपण रोपित हो ही नहीं पाएगा, रोपण के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। दूसरा, जो गर्भाशय ग्रीवा है, यहाँ पे जो गर्भाशय ग्रीवा होती है, उस गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाएगी। जैसे शुक्राणु यहाँ आएंगे, गर्भाशय ग्रीवा उसको सपोर्ट ही नहीं करेगी, विरोधी विरोधी मानेगी, नष्ट करने की कोशिश करेगी। यस, ठीक है। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। जो औरतें गर्भावस्था के अंदर देरी चाहती हैं या फिर बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती है कि 4-5 साल बाद मेरा बच्चा हो, 3-4 साल गैप चाहती है अगर दो बच्चों के बीच में, उनके लिए जो आईयूडी है आदर्श गर्भ निरोधक है। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या अंतराल चाहती हैं बच्चों में के जन्म में, तो उनके लिए आईयूडी भगवान है, आदर्श गर्भ निरोधक है। यस, भारत में गर्भ निरोध की विधियां व्यापक रूप से प्रचलित है। क्लियर है, आईयूडी क्लियर, बोलो आईयूडी कॉन्सेप्ट क्लियर। आईयूडी के क्वेश्चन करेंगे आसानी से हो जाएंगे, और क्वेश्चन भी आईयूडी के आसान आते हैं। निम्न में से कौन सा तांबा मोचक आईयूडी नहीं है, तो ये 3 एग्जाम्पल आपको दे देंगे, ये तो है। और मान लो प्रोजेस्टेरोन दे दिया, अब वो नहीं है तांबा मोचक, तो वो आपको टिक करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आसान क्वेश्चन पूछते हैं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। अब देखो उसके बाद जो नेक्स्ट विधि है पील्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली जो विधि है वो है गोलियां या फिर पील्स, जो आपको मुंह में ली जाएगी वो गोलियां। याद रखें, महिलाओं के यूज के लिए है वो। सबसे पहले पढ़ेंगे एनसीईआरटी। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक जो है वो है प्रोजेस्टेरोन, और या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन है। थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा गोली के रूप में लिया जाएगा, टिकियां के रूप में ली जाती है, और ये गोलियां या पिल्स के नाम से लोकप्रिय है। ये पिल्स के नाम से क्या है, लोकप्रिय है। अब होता क्या है, ये गोलियां जो है या तो बनी हुई प्रोजेस्टेरोन की प्रोजेस्टेरोन की या फिर इनको बनाया जाएगा प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। ये गोली या तो ये प्रोजेस्टेरोन की होगी या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन की होगी। ये दो प्रकार हैं इस गोलियों में। अब इनको कैसे लिया जाएगा, आइए पढ़ते हैं। पील्स के नाम से ये लोकप्रिय हैं, जैसे हम गोली लेते हैं बुखार वगैरह में, उस प्रकार से इन गोलियों को लिया जाएगा। पील्स के नाम से ये लोकप्रिय हैं बहुत ज़्यादा, और ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं।
21 दिन तक प्रतिदिन लेगी। और आर्तव चक्र या महावरी के प्रथम 5 दिनों मुख्यतः पहले दिन से शुरू करनी चाहिए। अगर मान लें अपन कि 28 दिन का जो एक एवरेज आर्तव चक्र होता है 1 से लेकर 28 दिन का, तो 1 से लेकर 5 दिन तक जो है वो रक्तस्राव आएगा, ऋतुस्राव या अपन कह सकते हैं रक्तस्राव आएगा उसके अंदर 5 दिनों तक, 1 से 5 दिन तक लगभग अपन। तो यहाँ पे पहले दिन से इस गोली को लेना शुरू करना है। फर्स्ट डे आप शुरू करोगे, पहले दिन से लेकर 21 दिन तक, यहाँ पे 21वां दिन है, 21 दिन तक लगातार लेना है। ठीक है, देखो मुख्यतः पहले दिन से शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर यानी बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होगा फिर इसे वैसे ही लिया जाता है। इसका मतलब 1 से 5 तक आपका ऋतुस्राव आएगा, ब्लीडिंग होगी, उसके पहले दिन से ही आपको शुरू करना है। पहले दिन से शुरू करनी है, 21 दिन तक लगातार लेंगे आप। तो 21 दिन तक हमने ली, उसके बाद 7 दिन या गैप आ गया, 21 से 7 28 होते हैं। 7 दिन के बाद वापस आपका आर्तव चक्र होगा, 28 के बाद वापस शुरू होगा आर्तव चक्र। तो फिर वापस लेनी है, यानी कि इन 7 दिनों में नहीं लेनी, 21 दिन तक लेनी है। क्योंकि यहाँ पे जो अवधि आती है वो निषेचन की अवधि आती है। ठीक है, 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें, 10 से 17 दिन के बीच में हमने बात करी थी निषेच्य अवधि की। 10 से 17 दिन की अवधि के बीच में मैथुन से बचना चाहिए, प्राकृतिक विधि थी ये। ठीक है, तो यहाँ पे अंडोत्सर्ग होता है, यहाँ पे क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो ये गोलियां फिर ली जाती है। ठीक है, अंडोत्सर्ग संदमित हो जाएगा फिर गोलियों लेने से। अब देखो गोली लेने से क्या क्या होता है, देखो कि 21 दिन लेंगे, 7 दिन नहीं लेंगे, फिर वापस बस 28 के बाद में वापस शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या। उसके बाद देखो गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर, देखो पहले दिन से शुरू करी, 21 दिन तक ली, 28 का होता है हमारा आर्तव चक्र। उसके बाद ये जो 7 दिन है यहाँ पे नहीं लेने का, उसके बाद 28 आ गया, फिर वापस आर्तव चक्र एक आएगा वापस, तो वापस शुरू कर देने का। ये इस प्रकार का प्रोसेस है गोलियों का। ठीक है, अब देखो फिर वैसे ही लिया जाता है और ये क्रम तब तक जारी रहता है कि जब तक गर्भ निरोधक की आवश्यकता है। जब तक आपको आवश्यकता है कि हमें गर्भ धारण नहीं चाहिए, तब तक आप लेते रहो। ये अंडोत्सर्ग और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणता को बदल देती है। अंडोत्सर्ग को संदमित करेगी, यस, रोपण को भी ये संदमित कर देगी। उसके साथ साथ जो है गर्भाशय की ग्रीवा जो है उसकी श्लेष्मा जो है उसकी गुणता के अंदर चेंज कर देगी, पीएच के अंदर ये बदलाव करती है, जिससे शुक्राणु के प्रवेश पर रोक लग जाती है, जिससे शुक्राणु जो है वो प्रवेश नहीं कर पाते। प्रवेश करते हैं लेकिन शुक्राणु की गति कम हो जाएगी, एकदम मंद हो जाएगी गति, और वो जो है वो अपनी निश्लेषण क्षमता को भी खो बैठेंगे, गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली, गोलियां बहुत इफेक्टिव है, गोलियां बहुत इफेक्टिव है तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली है। दुष्प्रभाव इस गोली के बहुत कम है, और अगर दुष्प्रभाव कम है, प्रभावशाली है, तो लोग इसको स्वीकार करेंगे। तो औरतों द्वारा ये खूब स्वीकार्य है, औरतों द्वारा क्या है, खूब स्वीकार्य है। एक और गोली आती है, शैली नामक नई गोली है। शैली नामक गोली है, मतलब इस गोली का नाम शैली है, और ये जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, ये एक गैर स्टेरॉइडली सामग्री है। या ये जो गैर स्टेरॉइडली लिखा हुआ है ना, गैर स्टेरॉइडली सामग्री, इस 2-3 शब्दों को नीट ने खूब बार उठाया है। सिर्फ इन 2-3 शब्दों को नीट ने खूब बार स्टेटमेंट के अंदर, चाहे वो ऑप्शन वाले हो, चाहे मिलान हो, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे सत्य असत्य हो, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया गया इस लाइन को। शैली नामक गोली एक गैर स्टेरॉइडली सामग्री है, गैर स्टेरॉइडली सामग्री है। रट के रख लो इस लाइन को, मत भूलना। हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। सहेली जो गोली है वो हफ्ते में एक बार ली जाती है। कब ली जाती है, वीक में एक बार ली जाएगी। ठीक है, इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है, उच्च गर्भ निरोधक क्षमता है, उच्च निरोधक क्षमता है, दुष्प्रभाव इस शैली के बहुत कम है, याद रहेगा। चलो ये तो हो गई पील्स की चर्चा, ये तो किसकी होगी, पील्स की चर्चा। उसके बाद स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के लिए अंतरोप के रूप में किया जा सकता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की ही भांति होती है। अब देखो गोलियों की भांति, अगर आप गोलियां नहीं ले पा रहे हो, गोलियां नहीं लो, तो फिर टीके लो। फिर क्या लो, टीके। टीकाकरण में भी सीन यही है, गोली के अंदर या तो अपन प्रोजेस्टेरोन की ले रहे थे अलग से, या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का मिक्सर ले रहे थे। टीके में भी वही है, या तो प्रोजेस्टेरोन का लगवाओ सीधे, या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का लगाओ। औरतों के द्वारा लगवाया जाएगा, स्त्रियों द्वारा संयोजन टीके के रूप में, या फिर त्वचा के नीचे अंतर रोप कर दिया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके कार्य की विधि वही गर्भ निरोधक गोलियों की भांति है। अंडोत्सर्ग को संदमित करना, रोपण को संदमित करना, सलेस्मा की गुणता को बदलना, ये सेम है इसके कार्य की विधि। ठीक है, तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली भी होती है। काफी लंबी अवधि के लिए टीके वगैरह है तो बिल्कुल लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होंगे। अगर मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही
प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का संयोजन का प्रयोग या फिर आईओडी के उपयोग को आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी माना गया है। इसका कहने का मतलब है कि मान लो कहीं भी जो है असाधारण रूप से संबंध बन गया है या असुरक्षित संबंध बन गए हैं और गर्भ निरोधक गर्भ धारण करने की स्थिति में है, तो मैथुन के अगर 72 घंटे के अंदर अंदर मैथुन के 72 घंटे के अंदर अंदर कितने 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आप प्रोजेस्ट्रोजन, वही जो गोलियों वाला सेम सीन था, प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का प्रयोग करेंगे, चाहे वो आप गोली हो चाहे टीका हो, या फिर आप दूसरा प्रयोग कर सकते हैं आईयूडी का। किसका प्रयोग कर सकते हैं? आईयूडी का। अगर इसका उपयोग आपको करेंगे तो इनको अपन बोलेंगे आपातकालीन गर्भ निरोधक। आपातकाल की स्थिति में काम आ रहे हैं कौन कौन से? आईयूडी काम आ सकती है, दूसरा प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का संयोजन, ये काम आ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावी पाया गया है। बलात्कार वाली स्थिति में इसका यूज किया जा सकता है। सामान्य लापरवाहीपूर्ण जो असुरक्षित यौन संबंध बने हैं उनके कारण संभावित जो सगर्भता है, जो गर्भता आ जाएगी उसकी, उससे बचने के लिए किया जाएगा। असुरक्षित यौन हो गया, गर्भावस्था संभावित है, तो उससे बचने के लिए फिर इन आपातकालीन गर्भ निरोधक का यूज किया जाएगा। प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का संयोजन और दूसरा आईयूडी, ये आपातकालीन गर्भ निरोधक है। ठीक है, विधि क्लियर है आपकी? ये इम्प्लांट का फोटो दिया गया अंतर रूप है ना। चलो, उसके बाद शल्य क्रिया की विधियां हैं जो बंदीकरण भी जिसको कहा जाता है, लास्ट विधि है शायद ये अपनी शल्य क्रिया विधियां, जिन्हें बंदीकरण भी कहते हैं। बंदीकरण कहते हैं नसबंदी, जहां पर वर्ड यूज किया जाता है, प्राय उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए। ऐसे लोग जिनको आगे गर्भावस्था ही नहीं चाहिए उनको फिर ये करवाया जाना है, ऑपरेशन भी बोलते हैं गांव के अंदर। ठीक है, बंदीकरण विधियां है, शल्य चिकित्सा है, सर्जरी होगी इसके अंदर। और स्थायी माध्यम के तथा वे इसे स्थायी माध्यम के रूप में पुरुष या स्त्री में से कोई भी एक अपनाना चाहते हैं। स्थायी विधि होगी, वापिस बैक नहीं आ सकते, कहने का मतलब उत्क्रमणीय नहीं है। एक बार कर दी सर्जरी उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, स्थायी विधि है इसलिए इसको स्थायी बोला, अस्थायी तो नहीं है ये। पुरुष करवा या स्त्री, दोनों में से कोई भी करवा सकता है। सामान्यतः स्त्रियां करवाती हैं, लेकिन पुरुष भी करवा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शल्य क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है। होगा क्या? सर्जरी से एक ही चीज होगी और वो होगी युग्मकों के परिवहन को रोकना। युग्मक बनने को नहीं रोकता। नीट ने एनटीए ने अपनी पूरी जान झोंक दी। एनटीए ने या नीट ने अपनी पूरी जान झोंक दी इस स्टेटमेंट के अंदर। चाहे वो हर साल लगभग लगभग कितने ही क्वेश्चन इस लाइन से बने होंगे कि ये जो शल्य क्रिया विधियां हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, युग्मकों के परिवहन को रोकेगी, युग्मकों के बनने को नहीं रोकेगी। ये लाइन है, इस पे खूब सारे क्वेश्चन बने हुए। अब अगर मेरा ये पाइप है जहां से मेरा कोई पानी आ रहा है, ठीक है, इस पाइप को मैंने यहां से काट के अलग बांध दिया, यहां से काट के इसको अलग बांध दिया, यहां से काट को इसको अलग बांध दिया, तो ये तो नहीं है कि पानी बनना बंद हो जाएगा, पानी आना ही बंद हो जाएगा। यहां तक तो पानी आएगा, यहां तक तो पानी आएगा, लेकिन यहां से परिवहित नहीं हो पाएगा, यहां से ये नहीं जा पाएगा, इसका परिवहन नहीं हो पाएगा। सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट वहां पे लगता है। किसमें? इस शल्य क्रिया की विधियों में। अब देखो, फलतः गर्भाधान नहीं होता है, परिवहन नहीं होगा युग्मकों का, तो गर्भाधान नहीं होगा। बंधीकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन या वॉसेक्टोमी कहा जाता है और महिलाओं के लिए फैलोपियन नलिका या ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है। फैलोपियन नलिका उच्छेदन या डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन। जनसाधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जाने जाते हैं। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश स्क्रोटम शुक्रवाहक में चीरा मार करके छोटा सा भाग काटकर निकाल और बांध दिया जाएगा। स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर योनि डिम्बाई नलिका का छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। तकनीक बहुत ही प्रभावशाली है, पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत कम होती है। चलो इसको समझते हैं, ये फोटो से समझने की चीजें हैं, अपन आराम से समझते हैं। ये आपका टेस्टिस है, वर्षण है। ये जो है वर्षण के ऊपर जो बनाया गया है वो है अधिवर्षण। यहाँ पे सेम आपका ये टेस्टिस है, ये आपका अधिवर्षण है। उसके बाद अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद ये आपका टेस्टिस है, ये आपका अधिवर्षण है, एपिडिडाइमिस जिसको बोला जाता है। उसके बाद ये जो है ना, ये आपका यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है शुक्रवाहक है। ये क्या है? शुक्रवाहक है। ठीक है, क्लियर हुआ? शुक्रवाहक है ना, हाँ शुक्रवाहक।
ये आपका शुक्रवाहक है, वाज डिफरेंस है। ये भी आपका शुक्रवाहक है, दोनों साइड होगा, जिसको वाज डिफरेंस कहा जाता है। शुक्रवाहक, ये पूरा शुक्रवाहक, ये पूरा क्या है, शुक्रवाहक। अब हमने क्या किया, इस शुक्रवाहक को यहाँ से कट किया, दोनों साइड ये जहाँ पे ऐसे बांधा हुआ है, शुक्रवाहक बांधा और कटा हुआ, ऐसे इस प्रकार से बांध दिया हमने, इस प्रकार से क्या किया हमने, बांध दिया, इस प्रकार से हमने बांध दिया। अब इससे क्या चीज़ इफेक्ट करेगी, उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बने, टेस्टिस के अंदर क्या बने, शुक्राणु बने। इसका मतलब टेस्टिस के अंदर शुक्राणु जो बने, वो शुक्राणु आपके इस नली से होके आएंगे, आएंगे तो इसी से ना, एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस या वास डिफरेंस, ये आए वास डिफरेंस के अंदर, शुक्रवाहक के अंदर। अब ये शुक्राणु शुक्रवाहक के अंदर आए, अभी तक वीर्य नहीं बना है, अभी तक वीर्य नहीं बना, केवल और केवल शुक्राणु आए। वीर्य कहाँ बनता है बताओ मेरे को, वीर्य जब ग्रंथियों का स्त्राव सारा आ जाता है, यहाँ से जो आपकी शुक्राशय ग्रंथियां हैं, इनका जब स्त्राव आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, बल्बो यूरिथ्रल वगैरह, इनका जब स्त्राव मिलेगा साथ में, तब वीर्य बनेगा, तब क्या बनेगा, वीर्य बन जाएगा। अब यहाँ से तो केवल शुक्राणु आए अभी तक, इसका मतलब शुक्राणु यहाँ पे तो रुक गए। अब शुक्राणु का परिवहन इससे यहाँ पे हो नहीं रहा, इससे यहाँ पे हो नहीं रहा शुक्राणु का परिवहन, सेम लाइक यहाँ पे भी शुक्राणु यहाँ तक आगे रुक गए। इसका मतलब शुक्राणु तो आगे नहीं आ सकते, लेकिन यहां से जो आपका रस बना, फ्लूइड बना, शुक्राशय ग्रंथि से, प्रोस्टेट ग्रंथि से, वो फ्लूइड तो यहां बना है। अब वो फ्लूइड तो इस पेनिस के माध्यम से बाहर आएगा, जिसको अपन नॉर्मली वीर्य कहते हैं। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, अगर आपने नसबंदी वाला आपका केस है, सर्जरी वाला, शुक्रवाहक उच्छेदन वाला, तो उसके अंदर जो आपका वीर्य है, उसके अंदर शुक्राणु नहीं होंगे, आपके वीर्य के अंदर शुक्राणु नहीं होंगे। और इस क्वेश्चन के ऊपर एनटीए और नीट खेलते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर खेलते हैं। मैंने समझाया आपको कि यहाँ पे आपकी सारी ग्रंथियां हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट, ये सारी ग्रंथियां, इन ग्रंथियों से फ्रक्टोज, शुगर वगैरह, कैल्शियम आयन वगैरह ये सब बनते। अब वो सारे बन के यहाँ पे बन गए, वो तो अब वो बन के तो इस पेनिस के माध्यम से बाहर निकलेंगे, जिसको हम वीर्य बोलते हैं। अब वीर्य उसको बोलते कब है, जब उसमें शुक्राणु साथ में होते तब वीर्य बोलते हैं। लेकिन हमने एक बार वर्ड यूज किया वीर्य, ठीक है, लेकिन शुक्राणु जो है वो तो यहाँ पे अटक गए, शुक्राणु तो आगे यहाँ से नली में मिल ही नहीं रहे, इनमें वीर्य के अंदर शुक्राणु तो इस नली के माध्यम से इसमें मिल ही नहीं रहे। इसका मतलब वीर्य के अंदर शुक्राणु नहीं होंगे। क्या हुआ सीन, कि युग्मकों का परिवहन रुका पहली बात तो, और दूसरा वीर्य जो है उसके अंदर शुक्राणु नहीं होंगे। अब जब वीर्य के अंदर शुक्राणु नहीं है, तो आप भले ही वीर्य जो है वो स्त्री के योनि के अंदर प्रवेश करेंगे, जब उसके अंदर शुक्राणु ही नहीं है, युग्मक ही नहीं है, तो कैसे गर्भधान होगा, कैसे गर्भधारण होगा, नहीं हो सकता। इसीलिए ये एक स्थायी विधि है, एक बार ऑपरेशन हो गया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। सेम लाइक आपकी स्त्री के अंदर फेलोपियन नलिका को काट के बांधा जाएगा। ये जो फेलोपियन नलिका है, ये फेलोपियन नलिका, इसको हमने काट के क्या कर दिया, बांध दिया। इसका मतलब अगर अंडाणु है वो भी यहाँ पे रुक जाएगा, अंडाणु भी रुक जाएगा, शुक्राणु जो है वो अगर यहाँ से प्रवेश कर भी दिए तो यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे, यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ से आगे बंधा हुआ है, यहाँ भी आगे बंधा हुआ है, तो नहीं मिल पाएंगे आपस में, शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिल पाएंगे। तो ये चीज़ है, फेलोपियन नलिका काटी और बांधी। स्त्री के अंदर फेलोपियन नलिका को काट के बांधेंगे, पुरुष के अंदर शुक्रवाहक या वाज डिफरेंस इंग्लिश के अंदर बोला जाता है, उसको काट करके जो है वो बांध दिया जाएगा। यस, कैसे बांधेंगे देखो, पुरुषों के अंदर जो अंडकोश है, स्क्रोटम है, उसके अंदर सीरा मारेंगे और इसको बांधेंगे। महिलाओं के अंदर जो है कहाँ पे लिखा हुआ था, स्त्री के अंदर जो है उदर में उदर जो भाग है पेट वाला, उसमें सीरा मार करके या फिर योनि के द्वारा भी डिम्बाई नलिका का छोटा सा भाग निकाल निकाल देंगे यहाँ तो, और यहाँ पर बांध दिया जाएगा। ये तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली है, पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत कम है, पूर्व स्थिति तो नहीं ला सकते ना, इसलिए स्थायी विधि है। क्लियर हुआ क्या? उसके बाद देखो, यहाँ पर इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी और विशेषज्ञ परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगर आप आईयूडी का यूज़ कर रहे हो, अगर आप टीके गोलियां वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको खुद से नहीं करना है। कंडोम ही एक ऐसी चीज़ है जो खुद से कर सकते हैं, उपयोगकर्ता खुद कर सकता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसके अंदर आपको डॉक्टर की या शिक्षित जो चिकित्सक हैं उनकी सलाह लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना उनके हानिकारक हो सकती है ये चीज़ें, ठीक है, परामर्श जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से
अपेक्षित नहीं होते। वास्तव में इसका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान या सगर्भता के विरुद्ध होता है। वास्तव में देखा जाए तो ये सारे जो साधन हैं, चाहे कंडोम हो, चाहे आईयूडी हो, या इतनी जो विधियाँ हमने पढ़ी, चाहे शल्य विधियाँ हो, इनका वास्तव में इनका जो उपयोग है वो एक तरह से हम देखें तो प्राकृतिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। प्राकृतिक क्रिया कौन सी प्रक्रिया है? जनन। जनन प्राकृतिक प्रक्रिया है, बिल्कुल इसके विरोध है। गर्भाधान प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन ये चीज़ें इसके है तो विरुद्ध है, ये रोक रही है गर्भाधान को, प्राकृतिक प्रक्रिया को रोक रही है ये। इसलिए इसका जनन स्वास्थ्य के लिए गर्भ निरोधक नियमित रूप से जो है अपेक्षित नहीं है, अच्छे नहीं है नियमित रूप से उपयोग इनके। इसके बावजूद भी इन विधियों का इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, करना पड़ता है इस्तेमाल, क्योंकि जनसंख्या इस कदर बढ़ रही है। और दूसरी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यौन संचालित रोगों से बचने के लिए खूब सारी चीज़ों के लिए इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर चाहे सगर्भता को रोकने या देरी करने या अंतराल रखने का कोई निजी कारण हो, हमें सगर्भता रोकनी है, अंतराल चाहते हैं हम, है ना, उसका कोई निजी कारण हो सकता है, कोई प्राइवेट कारण, तो उसके लिए अब इनका विवश होकर हमको ये चीज़ें करनी पड़ेगी इनका उपयोग। इसमें संदेह नहीं है कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहाँ जनसंख्या अनियंत्रित रूप से वृद्धि कर रही थी, इन गर्भ निरोधकों के उपायों की वजह से जो है वो थोड़ा बहुत जनसंख्या के अंदर इफेक्ट आया है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में इसके इन जो उपाय हैं इनके दुष्प्रभाव हैं, बिल्कुल संभावित दुष्प्रभाव हैं। उसके अंदर जो है वो मतली हो गया, उल्टी वगैरह, उदरीय पीड़ा, पेट के अंदर पीड़ा होना, बीच-बीच में रक्तस्राव आना, बीच-बीच में रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। अनियमित आर्तव चक्र, जहाँ आर्तव चक्र जो 28 दिन का होता है वो अनियमित होकर कभी कम ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ तक कि स्तन कैंसर जो है वो ऐसी यहाँ तक बातें हो सकती हैं। यदि भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अपन पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते इस चीज़ की, इसको इग्नोर नहीं कर सकते अपन, है ना? है ये कम महत्वपूर्ण, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, ये चीज़ें हो सकती हैं हानिकारक वाली, ठीक है? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो, उसके बाद जो है, चलो ऐसा करते हैं, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। हमने आज की इस क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नीट का क्वेश्चन इस क्लास से तो कंफर्म बनने ही वाला है, क्योंकि विधियों से तो सवाल बनते हैं नीट के अंदर हर बार, बिल्कुल कंफर्म बनेगा। आईयूडी से बहुत ज़्यादा चांसेस है, बाकी आप आराम से जो है वो शल्य क्रिया वगैरह पढ़ लेना आराम से, ठीक है? आज के लिए इतना ही है। अगला जो है अगली क्लास के अंदर इस सगर्भता का चिकित्सकीय समापन करेंगे, एमटीपी स्टार्ट करेंगे, और अगले क्लास के अंदर या अगले लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। जो है आप रिवीजन करना ज़रूर, क्वेश्चन वगैरह आप ज़रूर ट्राई करना, मैं भी करवाऊँगा आपको चैप्टर एंडिंग के बाद, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।